नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं G20 का हमारा ये स्पेशल मुकाबला। दुनिया में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट का एपिसेंटर अभी दिल्ली बनी हुई है। दुनिया की कई महाशक्तियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, कई महत्वपूर्ण डील हो रही है। अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, इटली, साउथ अफ्रीका समेत कई देशों के नेताओं के साथ मीटिंग हुई। दुनिया ने भारत का दम देखा। दुनिया में भारत का मान सम्मान कई गुना बढ़ गया। अब अरब देशों से लेकर पश्चिम देश तक सभी भारत को सलाम कर रहे हैं। G20 की बैठक के साथ साथ देश की राष्ट्रपति ने डिनर भी दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड डिप्लोमेसी में व्यस्त हैं, तो वहीं भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत कई नेता डिनर डिप्लोमेसी में फंसे हुए हैं। दरअसल प्रेसिडेंट की डिनर में सभी राज्यों के सीएम को इनवाइट किया गया। इनमें कांग्रेस शासित राज्यों के भी सीएम के नाम हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इनविटेशन नहीं गया। इससे राहुल समेत कई नेताओं ने इश्यू बना दिया। खड़गे ने कहा कि निचले स्तर की पॉलिटिक्स है। उनके बयान के बाद विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई। सबसे पहले आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सुना देते हैं, इसके बाद आपको दूसरे नेताओं की बात भी बताएंगे। ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ದು ಕ್ರೋಲ್ ಓದಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅವ್ನು ಓದ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಅರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। देखिए, वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम ने जो बहाना दिया है वो है नो फ्लाई जोन का। वो कह रहे हैं कि दिल्ली नो फ्लाई जोन है, इसलिए कैसे जाएंगे। खड़गे को नहीं बुलाने पर उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रेसिडेंट डिनर में 3 राज्यों के सीएम बुलाएंगे। अब भाई ऐसा है कि नो फ्लाइंग जोन हो गया है, आपको कैसे जाओगे? G20 का जो डिनर है उसमें खड़गे जी को आमंत्रित नहीं किया है, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है। ये तो दुर्भाग्यजनक बात है। बघेल की बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम अशोक गहलोत तो आज केंद्रीय गृह मंत्रालय से ही भिड़ गए। अशोक गहलोत ने कहा कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की परमिशन ही नहीं मिली। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इजाजत नहीं दी। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के आरोपों का फौरन गृह मंत्रालय ने खंडन किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि गहलोत की किसी भी उड़ान पर रोक नहीं लगाई गई। गृह मंत्रालय ने कहा कि गवर्नर और मुख्यमंत्रियों के स्टेट एयरक्राफ्ट पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। तो जो बहाना विपक्षी नेताओं की तरफ से, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से दिया गया, उसे गृह मंत्रालय की तरफ से खारिज कर दिया गया है। एक पॉलिटिक्स और देश में हो रही थी, वो डिक्लेरेशन को लेकर हो रही थी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा। एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस तरफ इशारा कर रही थी कि G20 के समिट सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है G20 का, उसने इन तमाम बातों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। या यूं कहें कि जो एक एजेंडा चलाया जा रहा था, जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा था G20 समिट के खिलाफ, उस नैरेटिव को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मोदी विरोधी नेताओं ने बहुत सोचा था कि हेडलाइन बदल जाए, लेकिन हेडलाइन कुछ और बनी। हेडलाइन ये बनी है कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन पास हो गया है। हालांकि इसमें रूस और यूक्रेन के युद्ध का भी जिक्र है। जो लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, जो मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते आए हैं, वही मैसेज इस डिक्लेरेशन में भी लिखा गया। मोदी ने पुतिन से कहा था कि युद्ध का युग नहीं है। आज अमेरिका ने भी मोदी की इसी बात पर मुहर लगा दी है। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन सामने आया है उसमें ये लाइन साफ तौर पर हाईलाइट हो रही है, और ये लाइन हाईलाइट होकर उन तमाम लोगों को लेकर जरूर जवाब है जो ये कह रहे थे कि G20 समिट को बेशक आप इवेंट बना दीजिए, इसे आप कितना भी बड़ा कर लीजिए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये एक फेल्योर के तौर पर साबित होगा। लेकिन आज जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन सामने आ गया और इस पर सबकी रजामंदी सामने आ गई, तो ये तमाम लोगों के लिए जरूर कह सकते हैं कि जवाब हो सकता है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, डायरेक्टर ICHR, हमारे साथ हैं स्टूडियो में। जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत, हमारे साथ हैं। दीपक वोरा, पूर्व राजदूत, भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जफर सरेशवाला, भारतीय व्यवसायी, हमारे साथ हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जफर इस्लाम साहब सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रही हूं।
भले ही कितनी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्यों ना हो जाए, भले ही कितने ही आपकी सरकार पर तीखे वार क्यों ना किए जाएं, ये जॉइंट डिक्लेरेशन ये बता रहा है कि जो ठाना था भारत ने वो भारत करने में कामयाब हो गया है, सबको चुप करने में भारत कामयाब हो गया है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं कि देश के ऊपर नहीं बल्कि अपने राजनीतिक फायदे के ऊपर देखना चाहती हैं और उनको मुंह की खानी पड़ी है। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो है कि पूरे विश्व में इस बात को की चर्चा हो रही है कि भारतवर्ष में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, उसके हर डिग्निटरीज तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह से आयोजन हुआ है उसकी तारीफ कर रहे हैं। जो उनको एक्सपीरियंस हो रहा है उसके बारे में कितनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं। ये सबसे पहला अचीवमेंट है G20 के इस शिखर सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने का। जो स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी जो है वो जो कंफर्मेशन जो है वो सब जो है वहाँ के ग्लोबल लीडर्स ने दिया। दूसरी बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अफ्रीकन यूनियन के G20 में परमानेंट मेंबरशिप के तौर पर उनको लाया जाएगा, इसकी जो है गारंटी मोदी जी ने दी थी, किसी और ने नहीं। पिछले बार उनके जो प्रेसिडेंट थे बहुत दुखी थे जब वो ग्लोबल लीडर के साथ मिले थे और उन्होंने अपने जाहिर कर दी थी दुख कि हमें इस बात का दुख है और कि आप लोगों ने हमारे लिए जो बातें की थी नहीं की। उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग में खड़े होकर कहा था कि अफ्रीकन यूनियन प्रेसिडेंट को कि ये हमारे हिंदी में कहा था कि हमारी गारंटी है कि हम आपको अगली बार भारत के प्रेसिडेंसी में जब ये आयोजन होगा तो आपको परमानेंट मेंबरशिप दिलाने का पूरी कोशिश करेंगे। आज वो वास्तव में हो गया और इसके अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने कहीं ना कहीं इस बात को दोहराया भी कि जो उन्होंने हिंदी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था उसका मतलब था मोदी गारंटी। आज मुझे एहसास हो गया कि मोदी गारंटी मतलब एक बार कहा तो उसको करके दिखाना है, उसके लिए कमिटमेंट को पूरा करना, वादा को पूरा करना है जो भारत ने करके देखा। और अफ्रीकन यूनियन के साथ अब जो जुड़ा है भारत का जितना 58 देश जो अफ्रीकन यूनियन के हैं वो सारे लोग आज इस बात के कहीं ना कहीं शुक्रगुजार है कि भारत के प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव से आज वो परमानेंट मेंबर हो गए हैं। और इससे ये हम नहीं कह रहे, उनके प्रेसिडेंट से पूछिए, इस अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट से और हर मेंबर से पूछिए, यही बात कह रहा है कि भारत के प्रेसिडेंसी में भारत के प्रधानमंत्री की कोशिश की वजह से आज हम इस चीज को देख पाए हैं। तीसरी चीज जिसका आपने जिक्र किया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, लोग कह रहे थे कि इसमें ये होगा उसमें वो होगा, ये सहमति नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी। यही तो फर्क है। आज उन्हें आंखें खोल के देखना चाहिए कि भारत की लीडरशिप और भारत के लीडर दुनिया में अपना मुकाम बना चुके हैं। आज उनकी बात बॉस कह के कहना और बहुत सारी चीज कह के कहना, ऑटोग्राफ लेना वो एक तरफ था, लेकिन उस चीज को एंडोर्स करना कि भाई ये लीडर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात बनवा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जफर इस्लाम साहब, एक सरकार होने के नाते ये आपकी सफलता है और वो जो खुशी है वो आपके चेहरे पर मैं महसूस भी कर पा रही हूँ, आपकी बातों में जो ऊर्जा है वो हमारे दर्शक भी महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन दीपक वोरा साहब, एक सरकार में होने के नाते जफर इस्लाम साहब तो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन सामने आना, आपसी सहमति सामने आना, वो भी तब जब ऐसे देश बैठे हुए हैं टेबल पर जो एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं, जो एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, जो एक दूसरे की नीतियों पर वार भी करते हैं। ये कितनी बड़ी सफलता भारत के हिस्से में आकर जुड़ गई है आपके नजरिए से? आभारी हूँ मैम, हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर आता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषज्ञ जब वहाँ बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो में और बाकी सब, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। मैं न्यूयॉर्क में हूँ इस समय, तापमान इस समय 18 डिग्री सेल्सियस है और 7:37 हुए हैं सुबह के। सूरज अभी बाहर निकल रहा है मैम, सूरज निकल रहा है न्यूयॉर्क में और भारत का सूरज सारी दुनिया पर छाया हुआ है इस समय। आज नई दिल्ली विश्व की राजधानी है मैम, इस बात को मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं। सारी आंखें भारत पर हैं। ये जो कंसेंसस हमने किया है ये हमारी ताकत रही है हमेशा से कि हम कंसेंसस लाते हैं, हम कंसेंसस पर काम करते हैं, हम कंसेंसस लाने में कामयाब होते हैं। पिछले साल बाली में जो समिट हुआ था, आखिरी वक्त तक कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं था, फिर सबने कहा हमसे कि आप लोगों की तो महारत है ये चीज, आप कुछ काम करिए। हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया, अमिताभ कांत साहब ने उस पर काम किया जो हमारे शेरपा हैं, और एकदम वहां पर सर्वसम्मति से उसको लोगों ने उसका स्वागत किया। एक चीज और बता देना चाहता हूं मैम,
मैं 3 अफ्रीकी देशों में वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार हूं, और एक मंत्री से मेरे पास मैसेज आया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने यही लिखा है कि डियर एम्बेसडर, आपने अफ्रीका को जो वादा किया था, भारत ने, मैंने नहीं, जो वादा किया था वो निभाया है, और जो कंसेंसस है अभी हो रहा है, मैम आपका चैनल देख रहे हैं, क्या लिखा है, वी हैव डन इट। ये नहीं बोला कि भारत ने कर दिया, वी हैव डन इट, यानी ओनरशिप सारी दुनिया इसकी ले रही है। मैं एक आधा कोई होगा देश जो खुश नहीं है इसके साथ। एक तो आप जानते हैं किसकी मैं बात कर रहा हूं, जो इसकी बारात में दूल्हा बनना चाहते थे लेकिन फूफा भी नहीं बन पाए। तो अब आप देख रहे हैं किस तरह से आज सारी दुनिया की आंखें भारत पर हैं, और जो नया भविष्य है मैम पूरी दुनिया के लिए, वन वर्ल्ड वन फ्यूचर वन फैमिली, उसका निर्माण आज आपके स्टूडियो में और भारत में किया जा रहा है। जेके त्रिपाठी जी, जिस बात पर इशारा कर रहे हैं दीपक वोरा साहब, जिस देश का जिक्र कर रहे हैं कि कोशिश बहुत थी कि बस सफल ना हो पाए, उनके लिए ये कितना बड़ा संदेश है भारत की तरफ से कि भारत अब वो ताकत है, वो शक्ति है जिसे किसी भी मायने में आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, जिसे आप दबा नहीं सकते। अब भारत है जो दुनिया की टोन सेट करने वाला है। देखिए, उनके लिए साफ साफ शब्दों में ये संदेश है कि मुर्गा नहीं बोलेगा तब भी सुबह होगी। तो अगर वो इसको एग्री नहीं करते हैं तो भी प्रगति होगी, और आगे से उनको इससे सीख अगर मिलनी हो तो शायद मिल जाए कि आगे से बिना बात के टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब मेजॉरिटी एक और हो और सही हो तो आपको भी मेजॉरिटी के साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर वो ये नहीं करते हैं तो देखिए, ना आने से, चीन ने ना आने से सेल्फ गोल कर दिया है। रूस के प्रेसिडेंट का ना आना समझ में आता था, लेकिन चीन के ना आने से सेल्फ गोल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सोचा था हम नहीं आएंगे तो बड़ी बात होगी, लेकिन वो बात हुई नहीं। चीन ने नक्शा अलग बनाया और उससे उसने सोचा था कि छोटी मोटी प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन जब रूस ने भी उस नक्शे का विरोध किया, क्योंकि जो उसूरी नदी पे जो द्वीप था वो 2005 में ही उसका मामला सेटल हो गया था, फिर से चीन ने उसे पूरे द्वीप को अपने नक्शे में दिखा दिया, तब शायद चीन को अब समझ में आया होगा कि स्थिति बड़ी नाजुक है, और इसीलिए चीन न यहाँ आए, चीन के प्रेसिडेंट, और न आसियान में जकार्ता गए। तो उनको भी ये सीख मिल गई होगी मेरे ख्याल से। लेकिन इस डिक्लेरेशन से एक चीज़ तो साबित हो गई। पहले तो जो साबित हुआ कि ऑप्टिक्स और हम अपने को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, हम अतिथि देवो भव को कहाँ तक ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं ब्राज़ील में रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ ब्राज़ील इस अरेंजमेंट को मैच नहीं कर पाएगा अगले साल। तो ये चीज़ पहली साबित हुई। दूसरी चीज़ ये साबित हुई कि हमने 55 देशों के समूह अफ्रीकन यूनियन को यहाँ सफलतापूर्वक इसमें इंक्लूड कर लिया। और तीसरी चीज़ ये हुई कि हमने इतने सारे टेंशन्स के बावजूद हमने दिल्ली डिक्लेरेशन लाने में सफलता हासिल कर दी है। हालांकि शुरू में 3 दिन पहले पश्चिम इस बात पर अड़ा था कि नहीं, यूक्रेन का जिक्र होना चाहिए, रूस का जिक्र होना चाहिए, हमले का जिक्र होना चाहिए, लेकिन रूस का जिक्र किए बिना इस पर बात हो गई, और ये हमारे ही लिए नहीं बहुत बड़ी सफलता है, ये विकासशील देशों के लिए भी सफलता है। और कल की जो मीटिंग होगी, अभी देखिए अर्थ फैमिली हो गई, कल जो होगा फ्यूचर, उसमें भी हम एक दिशा तय करेंगे, एक ट्रेजेक्टरी तय करेंगे जिस